जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला रूटीन चीज़ें भूलना, जैसे ओल्ड एज में चश्मा भूल जाना कि मैंने चश्मा कहाँ रखा है, मैंने अपना वॉलेट कहाँ रखा है, मैंने अपना पर्स कहाँ रखा है। मैं जैसे लेडीज़ जो रहते हैं उनको लगता है कि जब वो फ्रिज खोलने गए तो मैं फ्रिज से क्या निकालने आई थी, मेरे को समझ नहीं रहा। उन्होंने फ्रिज खोल लिया लेकिन अभी समझ नहीं रहा कि मैं या फिर मोबाइल ओपन किया और क्यों ओपन किया मैंने मोबाइल, अचानक मेरे को किसको मैसेज भेजना था वो भूल जाना, और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। ये सब आपको ब्रेन आपको साइंस दे रहा है, सिम्टम्स बता रहा है आपको कि कुछ तो गड़बड़ चालू है। फिर जैसे जैसे ये स्टेजेस बढ़ने लगती है तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट नाम भूलने लगता है, अपने बहुत करीबी लोगों का नाम भूल जाना। फिर ये स्टेजेस जब और एडवांस हो जाती है तो उनको अपने यूरिन पे, अपने ब्लैडर पे, अपने मोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो उनको पता ही नहीं रहता है कि मेरे को यूरिन आता है तो मुझे एक प्रॉपर बाथरूम में जाके करना है, तो वो कहीं पे भी यूरिन पास कर लेते हैं, कहीं पे भी मोशन पास कर लेते हैं। Welcome guys once again for another exciting episode 2 of Grey Matters with Dr. सिकंदर अडवाणी। I hope आप सब लोगों को हमारा पहला एपिसोड काफ़ी पसंद आया है, उससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त हुई है, which is our motive basically, and thank you so much for watching us, thank you so much for the overwhelming response। तो मैं चाहूँगी कि you be tuned for yet another exciting episode because आज we are going to deal with fascinating organ of our body which is the brain, and also dive deeper into the causes, the early diagnosis etc of dementia, जिसके लिए I would like to once again welcome Dr. Advani sir, and sir, so how are you feeling, what is your take on today's episode? नमस्कार, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। Thank you, Ketki, for a very good first episode, and this episode will be discussing about what are all the clinical features of dementia and how we are going to prevent it and all. So let's go it. Sir, हमें ऐसा अक्सर दिखाई देता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ओल्ड एज और एजिंग पीपल, बट द यूथ ऑल्सो इज सफरिंग विथ छोटी छोटी मेमोरी लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में भी वेर दे बिकम फॉरगेटफुल अबाउट हमारे कीज़ कहाँ रखे हैं या मोबाइल कहाँ रखा है, या सो आर दीज आई मीन डिफरेंट देन what to say the typical signs of the disease that we are going to have consecutively? डिमेंशिया एक्चुअली कैसा है, ओल्ड एज की बीमारी है, और जो यूथ में ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कुछ उनको ऐसा कोई ट्रीटेबल कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कहीं विटामिन B12 तो नहीं है कमी, कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से उनको बाकी की चीज़ें या कोई स्ट्रेस या टेंशन की वजह से कुछ मेमोरी तो इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जो टिपिकल डिमेंशिया है जिसको अपन अल्जाइमर्स डिमेंशिया या बाकी के जो भी डिमेंशिया है वो मोस्टली एज ओल्ड पेशेंट्स में आते हैं, अबाउ 55-65 ईयर्स के एज के बाद आते हैं, और इनकी एक जर्नी रहती है, और जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, और ये जर्नी ऑलमोस्ट 7 स्टेजेस से जाती है। तो ये जो स्टेजेस है ये जो पेशेंट के केयर गिवर्स रहते हैं वो यूजुअली उनसे एक एक स्टेज जो उनका केयर करते हैं उनको समझ में आती है। जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि रूटीन चीज़ें भूलना, जैसे ओल्ड एज में चश्मा भूल जाना कि मैंने चश्मा कहाँ रखा है, मैंने अपना वॉलेट कहाँ रखा है, मैंने अपना पर्स कहाँ रखा है। मैं जैसे लेडीज़ जो रहते हैं उनको लगता है कि जब वो फ्रिज खोलने गए तो मैं फ्रिज से क्या निकालने आई थी, मेरे को समझ नहीं रहा। उन्होंने फ्रिज खोल लिया लेकिन अभी समझ नहीं रहा कि मैं या फिर मोबाइल ओपन किया और क्यों ओपन किया मैंने मोबाइल, अचानक मेरे को किसको मैसेज भेजना था वो भूल जाना। और जो दूसरी जो कॉमन चीज़ें रहती हैं स्पेशली लेडीज़ में वो है कि खाने में गड़बड़ी करना, यानी जो वो रूटीन खाना बनाते थे कि जिसमें चाय में समझो शक्कर की जगह नमक डाल दिया या फिर कितनी मात्रा में वो शक्कर डाली है कि नहीं डाली है वो भूल जाना। तो ये रूटीन थिंग्स रहती है भूलने की। लेकिन अगर ये बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगे, एक आधी बार हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंट होने लगे कि रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या हफ्ते में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ गई इन सब चीज़ों की, तो ये एक अर्ली साइंस है डिमेंशिया के कि कुछ तो मेमोरी में प्रॉब्लम हो रहा है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। ये सब आपको ब्रेन आपको साइंस दे रहा है, सिम्टम्स बता रहा है आपको कि कुछ तो गड़बड़ चालू है। फिर जैसे जैसे ये स्टेजेस बढ़ने लगती है तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट नाम भूलने लगता है, अपने बहुत करीबी लोगों का नाम भूल जाना,
कहीं अपन मीटिंग में मिलते हैं, कहीं गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में मिलते हैं, तो अचानक से याद ना आना नाम क्या है उनका, और फिर ये नाम भूलना, उसके बाद में सिंपल चीज़ें मेमोरी भूलना। फिर धीरे धीरे जब ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे वो रास्ते भूलने लगते हैं, यहाँ स्पेशियल ओरिएंटेशन नहीं होता है उनको, उनको समझता नहीं मैं कौन से रास्ते पे हूँ, यहाँ अगर मैं ये रास्ते से मुझे कौन से रास्ते साइड जाना है, राइट साइड जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है। तो ये धीरे धीरे वो आने लगता है, और फिर धीरे धीरे इसको भी जब आगे बढ़ते हैं तो वो घर के अंदर की चीज़ें भूलने लगते हैं। मेरे घर के अंदर बाथरूम कौन से साइड में है, अगर वो अपने घर के बाथरूम नहीं बोलेंगे तो यहाँ फिर नई जगह जाएंगे, तो नई जगह के एकदम नए घर में जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन होगा कि मैं कौन से साइड जाऊँ। और ये स्टेजेस बताता है कि ये ऑलमोस्ट मॉडरेट डिमेंशिया की तरफ पहुँच चुका है। और फिर धीरे धीरे वो पेशेंट की ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे वो अपने घर वालों को ही नहीं पहचानते हैं, यहाँ घर में ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, अपना ड्रेस पहन नहीं सकते हैं, वो अपन खोलेंगे कभी वो उल्टा ड्रेस पहन के आ जाएंगे, कभी इस साइड का वो साइड का कन्फ्यूजन होगा उनको, कभी कभी वो बाथरूम में जाएंगे लेकिन बाथरूम से बाहर आएंगे तो कोई ड्रेस पहनी नहीं होगी। फिर ये स्टेजेस जब और एडवांस हो जाती है तो उनको अपने यूरिन पे, अपने ब्लैडर पे, अपने मोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो उनको उनको पता ही नहीं रहता है कि मेरे को यूरिन आता है तो मुझे एक प्रॉपर बाथरूम में जाके करना है, तो वो कहीं पे भी यूरिन पास कर लेते हैं, कहीं पे भी मोशन पास कर लेते हैं। तो ये जब स्टेजेस आने लगती है तब तक वो पेशेंट वीक हो चुका रहता है, और उसके बाद में फिर ऐसी स्टेज आती है कि जब वो इतना वीक हो जाता है कि वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है, फिर बेड बाउंड हो जाता है। तो ये जो पूरी स्टेजेस है ये और 10 से 15 साल तक स्टेजेस चलती है, किसी किसी में कम, किसी किसी में ज़्यादा। ये सब डिपेंड करता है कि आपका प्री मॉर्बिड इलनेस, प्री मॉर्बिड आपकी कैपेसिटी कैसी थी। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है जिसने बहुत सारा पढ़ाई किया है, या जिसने बहुत सारा अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखा है, तो उनके इसमें ये सब चीज़ें बहुत स्लोली होती है क्योंकि उसमें रिजर्व रहता है ब्रेन के अंदर। तो अपना जो भी केमिकल का रिजर्व ब्रेन के अंदर रहेगा, जैसे मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि एसिटिल कोलिन नाम का जो केमिकल रहता है वो कमी होने की वजह से होता है। तो जितना जितना रिजर्व कम होते जाएगा उतना उतना वो पेशेंट को अपने को सिम्टम्स दिखते जाएंगे, और फिर बाद में एंड स्टेज में पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, और बाद में फिर उनका जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट कभी भी डिमेंशिया अल्जाइमर्स से एक्सपायर नहीं होता। पेशेंट उसके जो बेड रिडन होने के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, हॉस्पिटल में लेके जाना और सीरियस हो जाना, आईसीयू में रखना पड़े, तो वो तरह के कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये जो जर्नी है डिमेंशिया की, जहाँ मैंने आपको सिर्फ मेमोरी के बारे में बताया, लेकिन इसके बीच में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से सब परेशान रहते हैं, यानी डिमेंशिया का मरीज जो रहता है, जो पेशेंट रहता है, उसको तो पता नहीं रहता है कि उसको क्या हो रहा है, लेकिन घर वाले जो रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जहाँ वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं घर वालों को, क्योंकि वो पेशेंट हेलुसिनेशंस होते हैं, उनको दिखता है कोई तो खड़ा है वहाँ पे, उनको वो किसी से बात करते हैं जो वहाँ पे है नहीं, रात को उठ के चिल्लाएंगे वो, या फिर वो शक करेंगे। यानी जैसे हमारे पास एक बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी स्टोरीज़ रहती है कि उनके घर से उनकी बहू उनको लेके आती हैं और वो बोलते हैं कि ये मेरे पे ही शक करती हैं कि ये मेरे घर में चोरी कर रही है, ये मेरे रूम में आती है तो कुछ ना कुछ चोरी करके लेके जाती है। तो ये सब चीज़ों से घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ों में घर वालों को ये नहीं समझता है कि ये पेशेंट बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनके ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से कर रहा है। उनको लगता है कि पर्सनल ग्रजेस है मेरे अंदर, क्योंकि पेशेंट ऐसे अच्छा दिखता है बाहर से, ऐसा कोई बीमार नहीं दिखता, लेकिन जो अंदर बिहेवियरल, जो ब्रेन के अंदर चेंजेस चालू है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी वजह से उनको लगता है कि ये पर्सनली मेरे अगेंस्ट कुछ तो मेरे अगेंस्ट ही कुछ ग्रजेस है इसकी वजह से मेरे से ऐसे बिहेव करते, तो उसमें तो तनाव आ जाता है घर में। तो ये सब चीज़ें घर वालों को पता होना कि स्टेजेस क्या हैं, ये ऐसा भी हो सकता है और ये सिम्टम्स हो सकते हैं डिमेंशिया जर्नी में, तो ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑडियंस के लिए तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है सर, एक वाइटल, एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारा यूथ
क्लास इज कंसर्न, वो शायद कभी इस स्टेज को समझ नहीं पाएंगे जब तक कोई पर्सनल चीज़ उनके साथ होती नहीं है. तो गाइज आई जस्ट होप सर के इस इंफॉर्मेटिव टॉक के बाद आपको it will help you to understand your grandparents, your parents in a more empathetic manner. तो मैं कहना चाहूँगी सर कि ब्रेन इज़ सच अ फैसिनेटिंग ऑर्गन. अगर वैसे देखा जाए, हमने जैसे मैंने शो के शुरुआत में कहा था, तो एक्चुअली कैसे फंक्शन होता है ये सब? तो आई थिंक ब्रेन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, क्योंकि इसको अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है. ब्रेन प्राइमरीली दो पार्ट्स होते हैं, राइट साइड ब्रेन और लेफ्ट साइड ब्रेन. अगर हम इसको एक स्मार्टफोन की तरह एनालॉजी करके देखें तो यूजुअली जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उसमें 4 लोब्स होते हैं. तो अगर हम फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो अपना फ्रंटल लोब है, जो कि अपन जो भी इनपुट देते हैं ब्रेन को, तो वो इनपुट आउटपुट की तरह कैसे आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट. तो आप समझिए कि फ्रंटल लोब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा काम करता है, और जो अपना हिप्पोकैम्पस है मीडियल टेम्पोरल लोब में जो रहता है, वो स्टोरेज सिस्टम है ब्रेन का. तो वहाँ मेमोरी स्टोर होती है. और जो टेम्पोरल लोब है वो लैंग्वेज एरिया और मीडिया प्रोसेसन के है. तो जैसा अपन फ़ोन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग सिस्टम से, वैसे ही ब्रेन में अपने ऐसे 4 लोब्स है. तो ये जो सब लोब्स है ये एक दूसरे से कनेक्शंस रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपन इमीडिएट सोचते हैं, समझो आपको किसी ने बोला कि ये नंबर, सेल फ़ोन नंबर याद कीजिए, और वो आप नंबर स्लाइटली ट्रांजिएंट दिन के लिए, थोड़ा सा ट्रांजिएंट पीरियड के लिए अपने दिमाग में स्टोर करते हो, तो उसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं. यानी उसको अपन ये बोलते हैं कि इमीडिएट मेमोरी जो बोलते हैं, तो वो फ्रंटल लोब की वजह से आता है. और जो अपन स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो अपन मेमोराइज करते हैं, समझो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई और मैंने आपको बोला कि आप इसको रिवाइज करो, स्टोर करो, जो अपन जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं, तो वो अपने हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है. तो वो स्टोरेज थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. और कुछ ऐसी मेमोरीज रहती है जो पूरे नेटवर्क्स में फैली रहती है, जिसको अपन लर्नड मेमोरीज बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बार साइकिल चलाना सीखा, तो आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे. जी सर. क्योंकि वो अपन बार बार करते हैं और उसका नेटवर्किंग जितनी बार करेंगे उतना वो पक्का होते जाता है, तो अपन भूलते नहीं है. जो अपन चीज़ें जैसे आपको मैंने इमीडिएटली 10 नंबर कोई फ़ोन नंबर बताया, तो आप उसको इमीडिएटली मेरे बोलने के बाद आपको याद होगा, लेकिन अगर आपने उसको स्टोर नहीं किया अपने अंदर, तो थोड़ी देर बाद में पूछूंगा तो आपको याद नहीं आएगा. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ, ये सब मेमोरी के फंक्शंस रहते हैं, और ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये अपने आप से जुड़े हुए रहते हैं. तो जितना अपन इसको रिफ्रेश करते जाएंगे, जितना अपन इसको नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, उतना अपन मेमोरी स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे अपने पास. तो ये जो एरियाज़ हैं, जैसे डिमेंशिया में क्या होता है कि इन्हीं एरियाज़ में, अलग अलग हिस्सों में, वहाँ पे चेंजेस आते हैं. वहाँ पे एक प्रोटीन डिपॉजिट होता है जिसको हम एमिलॉइड प्रोटीन बोलते हैं. वो प्रोटीन डिपॉजिट होने की वजह से ये जो नेटवर्किंग है ये बिगड़ जाता है. और ये जब नेटवर्किंग बिगड़ जाता है तो अपन जो भी इंफॉर्मेशन अपने को मिल रहा है वो बरोबर स्टोर नहीं हो पाता, बरोबर आउटपुट नहीं हो पाता, इसलिए पेशेंट भूलने लगता है. और फिर जैसे जैसे ये अलग अलग एरियाज़ में डिपॉजिट होने जाता है, डिपॉजिट और केमिकल्स कम होते जाते हैं, तो अपना वो सीवियरिटी बढ़ती जाती है. तो यही है अलग अलग वे जिसकी वजह से पेशेंट अपने को ओवर द ईयर्स अपने को ज़्यादा सीरियस होते जाता है. ओके, दैट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है सर, दैट मेमोरीज आर ऑल्सो लाइक कंपार्टमेंट्स. जो आपने बताए हैं कि देर आर सम मेमोरीज जो हमारे लाइफ टाइम में हमारे साथ रहती है, सर्टन आर वोलेटाइल मेमोरीज. सो दिस मेमोरी थिंग, आई हैव हर्ड कि रेडियंट में यू ऑल्सो हैव अ मेमोरी क्लिनिक. एक्चुअली जो डिमेंशिया का जो मैनेजमेंट है वो मुझे लगता है कि जहाँ एक्सपर्ट लोग रहते हैं, समझो ये देखा गया था कि मेरे ख्याल से 1980s में फर्स्ट मेमोरी क्लिनिक कुछ तो केरला में शायद चालू हुआ था,
और उसके बाद में काफ़ी सारे जगह पे मेमोरी क्लिनिक्स, लेकिन अभी भी उतने मेमोरी क्लिनिक्स नहीं है जहाँ पे एक्सपर्टीज़, जहाँ पे स्पेशली डिमेंशिया के पेशेंट्स को हम देखें। तो ये जो मेमोरी क्लिनिक्स है, ये एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स है जहाँ पे पेशेंट आता है, जहाँ पे उसका मेमोरी असेसमेंट होता है, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को देखता है और फिर उसके बाद में उनको इन्वेस्टिगेशंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद में वहाँ से पेशेंट साइकोलॉजिस्ट असेस करता है, फिर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट जो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग देते हैं, वो देखते हैं। तो दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक और उससे अपन देखते हैं कि कौन से डोमेन्स अफेक्टेड हैं मेमोरी के और अपन उस पर कितना काम कर सकते हैं। तो ये जो मेमोरी के इश्यूज़ हैं, तो कौन से टाइप की मेमोरी इम्पेयर्ड है उसके ऊपर पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो मोस्टली कॉमन सिम्टम्स बताते हैं हमें कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जब हम पूछते हैं पेशेंट से कि इनकी मेमोरी इम्पेयर्ड है क्या, तो फर्स्ट जो ये रहता है आंसर रिलेटिव्स का, वो ये रहता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इनको तो वो हमारी जब शादी हुई थी उसकी भी चीज़ें याद है। तो वो एक्चुअली पुरानी मेमोरीज हमेशा रिस्टोर्ड रहेगी क्योंकि वो बहुत पुरानी है, उसके नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है। डिमेंशिया में रीसेंट मेमोरी अफेक्ट होती है, तो नई चीज़ें वो एनालाइज नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए डिमेंशिया होना यानी वो पुरानी चीज़ें याद है इसलिए उसको डिमेंशिया नहीं है, ऐसा नहीं है। नई चीज़ें याद नहीं रख पाना वो डिमेंशिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है फॉर आवर ऑडियंस सेक ऑल्सो, क्योंकि एवरी पर्सन आई एम श्योर हैव गॉन थ्रू उसके एजिंग पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनको ऐसी चीज़ें होती है जो उनके ज़माने की चीज़ें, दे आर लाइक प्रो इन दैट, रिमेम्बरिंग दैट, बट रिसेंट मेमोरीज में इश्यूज आना। एंड जैसे सर ने कहा कि काफ़ी कम मेमोरी क्लिनिक्स है जहाँ पे उस टाइप का एक्सपर्टीज़ आप लोगों को मिल सकता है। तो इन द लिंक एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट नंबर्स फॉर हेल्पलाइन ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसेज एंड मेमोरी क्लिनिक्स, जहाँ पे इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट इट या यू वांट टू हैव सम इनपुट्स रिगार्डिंग एनी पर्सन जो सफ़र हो रहा है रिसेंटली विथ मेमोरी इश्यूज़, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प। तो सर नेक्स्ट इन लाइन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब तक न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आता नहीं है तब तक इफ़ समबडी हैज़ अ डाउट कि आर दीज अर्ली स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, जैसे आपने कहा है कि वो वर्सन होते जाता है ओवर अ पीरियड, इफ़ यू डोंट टेक कॉग्निजेंस बहुत पहले से, तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि घर में के लोग कैसे जाने कि दीज आर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स एंड व्हाट शुड बी देयर अप्रोच? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं ये इसी के लिए बना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कि रीसेंट मेमोरी किसी की अफेक्ट हो रही है क्या, कोई फ्रिक्वेंटली उनके मम्मी पापा या उनके दादा दादी कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या उनके बिहेवियर में, या फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लगे हैं क्या। तो अगर ये कुछ चीज़ें आपको समझती है कि वो पहले अच्छे से एनालाइज कर पाते थे, जैसे बैंकिंग का काम फॉर एग्जांपल, कि रूटीनली जेंट्स अपने यहाँ ट्रेडिशन जो है कि जेंट्स जाके बैंकिंग, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर वो दुकान पे किसी का दुकान है वो दुकान में चेंजेस कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, या फिर वो रीसेंट मेमोरी, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उस समय अपने को किसी एक्सपर्ट का राय लेना चाहिए। और क्योंकि अर्ली स्टेज में जितना अपन देखेंगे उतना अपने को चांसेस रहेगा उसको इम्प्रूव करने का। तो इस एपिसोड में हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फॉडर फॉर थॉट हम दे चुके हैं सर, रिगार्डिंग ब्रेन फंक्शंस, रिगार्डिंग डिमेंशिया डिटेक्शन एंड हाउ डज बेसिकली अवर मेमोरी प्रोसेस क्या होती है। तो आई एम श्योर यू ऑल हैव गॉट अ वेरी गुड फॉडर फॉर फर्दर वर्क। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क कि सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, तो इसका प्रिवेंशन भी काफ़ी डे टू डे में हम लोग कर पाएंगे। आर देयर ऐसे सर्टेन थिंग्स जो हम हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं इन अ सस्टेनेबल वे, नॉट गोइंग वेरी डीपर और नॉट गोइंग टू एनी स्पेशलिस्ट, जस्ट डे टू डे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज? अपनी ऑडियंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज आप ऐसा होमवर्क भी ले सकते हो कि अपना प्रिवेंशन कैसे करें, अपन अपनी मेमोरी कैसे बचाएं। तो उसका बहुत इजी है, जो आप 24 घंटे अपने कैसे पूरा व्यतीत कर रहे हो वो देखिए, आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो कि नहीं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हर ब्रेन के पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को एक्टिवेट करना है हमें। तो उसमें आप नई चीज़ें कुछ सीखो, कुछ चाहे वो कल्चरल थिंग हो, डांस वगैरह हो, चाहे वो स्पोर्टिंग थिंग हो, कुछ स्पोर्ट्स नया सीखिए। हर बार अपने ब्रेन को थोड़ा सा बूस्टअप कीजिए, वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उस तरह से अपना देखिए कि आपका मेमोरी किस तरह से स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो आज आप घर जाके जब भी आप सोचेंगे तो सोचिए कि मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स का मेरा टारगेट क्या है, नेक्स्ट 1 ईयर का मेरा टारगेट क्या है, मैं कौन सी नई चीज़ करने वाला हूँ। चाहे वो किसी में भी हो, चाहे आपसे बिजनेस से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो। आप चाहे बिजनेसमैन हो, ऐसा नहीं है कि आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो कुछ नई चीज़ सीखिए। तो जब अपन नई नई चीज़ें सीखेंगे तब अपन अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे डैमेज से। अगर हमें डिमेंशिया कभी होता भी है तो उतना सीवियर होगा नहीं। तो आज का मेरी तरफ से ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि अपने डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ें आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। Yes, so guys, learn a new hobby, cook your own meals, और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, adoption of good habits and hobbies definitely are going to give you life lessons जो आगे चल के आपको बहुत काम में आने वाले हैं. And this is about this episode, and me, Dr. Ketki Kayal, is signing off. Stay tuned for our next episode, which would be all the more exciting. Thank you for watching. थैंक यू।